यूक्रेन के साथ और पक्षकार है, हमारा जो पक्ष है वो शांति का पक्ष है। और उन्होंने कहा कि दोनों देशों को आपस में बैठकर बातचीत करना चाहिए और इसमें मेरी जो भूमिका हो शांति निभाने में, वो मैं करने के लिए तैयार हूं। शांति के इस पथ पर मैं बातचीत करने के लिए तैयार हूं। और अंशु जोशी, प्रोफेसर अंशु जोशी, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज जेएनयू से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। प्रोफेसर अंशु जोशी, आपसे जब बातचीत हो रही थी और उसके प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट सुनने से पहले, दरअसल इस स्टेटमेंट पे बहुत सारी बातें इस तरह से हैं जिसको कह सकते हैं कि आप सकारात्मकता से भरी हुई हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस युद्ध में हम भी पक्षकार हैं और हमारा पक्ष जो है वो शांति का पक्ष है, हम तटस्थ नहीं हैं, हम पक्षकार हैं, हम शांति के पक्षकार हैं। और 140 करोड़ भारतीयों की तरफ से शांति का संदेश लाए हैं, ग्लोबल साउथ की तरफ से भी शांति का संदेश लाए हैं। कैसे देखते हैं प्रधानमंत्री के इस पूरे स्टेटमेंट को? आपने सुना अभी इस पूरे वक्तव्य में जो सबसे महत्वपूर्ण वाक्य है ना, वो ये है कि यदि इस वार्ता में किसी भी रूप में मेरी आवश्यकता पड़ती है तो मैं करने के लिए तैयार हूं। बिल्कुल। मुझे एक ये जो पूरा रशिया यूक्रेन युद्ध का अभी जो हम मिजाज देख रहे हैं, ये एक अब अलग डायरेक्शन में, एक अलग दिशा में जाता हुआ अब यहां से मुझे नजर आ रहा है। कुछ देर पहले हम और आप इसी बात की चर्चा कर रहे थे कि मैं उस क्षण का इंतजार कर रही हूं जब माननीय मोदी इस बात को ऑफिशियली वहां डिप्लोमेटिक टेबल पर जेलेंस्की के सामने रखें, यूक्रेन के सामने रखें, क्योंकि रशिया में वो ये बात कह आए, पुतिन को सीधे सीधे संदेश दे आए कि युद्ध की आवश्यकता विश्व में किसी को नहीं है। सभी को, विशेषकर बच्चों को, महिलाओं को शांति और सुरक्षा चाहिए। युद्ध के जो पहले विक्टिम होते हैं वो बच्चे होते हैं, महिलाएं होती हैं। इसी बात को सामने यूक्रेन के सामने रखा है और वे जो पेशकश कर रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी पेशकश पर पूरी दुनिया की जो निगाहें थी, इसमें अमेरिका भी शामिल होगा, टिकी हुई थी ये कहूंगी। और यहां से मुझे लगता है कि ये पूरी जो चर्चा है, ये पूरी दिशा है, वो बदल जाएगी, क्योंकि अब भारत ऑफिशियली मध्यस्थता की पेशकश कर रहा है और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा परिवर्तन इस पूरी जो अभी हम स्थिति को देख रहे हैं इसमें होता हुआ नजर आ रहा है। निश्चित तौर पर भारत ने बार बार कहा है, प्रधानमंत्री ने बार बार कहा है कि युद्ध का काल नहीं है और डायलॉग और डिप्लोमेसी से ही, संवाद और कूटनीति से ही ये जो वार्ता, ये जो पूरी शांति है वो संभव है। उन्होंने बार बार कहा कि आप दोनों लोग, यानी कि दोनों ही पक्ष जो है वो वार्ता की मेज पर बैठे। और जैसा कि आपने कहा कि ये बेहद महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट, ऑफिशियल अनाउंसमेंट, कि प्रधानमंत्री का कहना कि इस शांति वार्ता में मैं आपका सहयोग करने के लिए तैयार हूं, मैं एक मध्यस्थ के तौर पर जो आपकी शांति की जो इच्छा है पूरी दुनिया चाहती है, उसमें मैं एक मध्यस्थ के तौर पर काम करना चाहता हूं। किस तरह से आप देखती हैं कि ये जो एक स्टेप फर्दर, जिस तरह से हम लोग इस स्टेटमेंट को सुनने से पहले जो हमारा डिस्कशन हो रहा था दरअसल कि कोई एक दिन में कोई भी चीज नहीं निकाली जा सकती है, लेकिन ये जो आप इसको कह सकती हैं, ये कितना महत्वपूर्ण है? इसी ब्रेक थ्रू की हमें आवश्यकता थी, वैश्विक स्तर पर आवश्यकता थी। यदि आप देखें तो अलग देशों ने अभी तक रशिया यूक्रेन युद्ध में मध्यस्थता की पेशकश की। टर्की जैसा देश आगे आया, इसमें चीन जैसे देश ने भी पेशकश की, कई और देशों ने परोक्ष या अपरोक्ष रूप से मध्यस्थता की पेशकश की। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने बहुत महत्वपूर्ण बात की। हम सभी जितने एक्सपर्ट्स हैं, लेखक लेखिकाएं हैं, पत्रकार हैं, वो इस बात को कहते आए कि पूरे युद्ध में भारत ने तटस्थ अपनी एक भूमिका बना रखी है। लेकिन आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने ये क्या कहा कि भारत तटस्थ नहीं है, वो युद्ध से दूर है लेकिन तटस्थ नहीं है, बहुत एक समभाव से, क्योंकि दोनों ही देश जो हैं वो भारत के अच्छे मित्र हैं, तो एक समभाव से भारत दोनों की ओर देख रहा है। भारत उस पीड़ा को समझ पा रहा है जिससे दोनों ही देश के जो आम नागरिक हैं वो गुजर रहे हैं। भारत इस बात को समझ रहा है कि इस युद्ध की वजह से वैश्विक स्तर पर जो सप्लाई चेन्स हैं वो किस तरह से बाधित हुई है,
किस तरह से शरणार्थियों की समस्या हुई है, किस प्रकार से महिलाओं और बच्चों को कष्ट उठाना पड़ा है, किस प्रकार से मानवाधिकारों का हनन हुआ है। आपको याद होगा कि वैसे हम रशिया के बहुत अच्छे मित्र हैं, पूरे युद्ध में तटस्थ रहे, लेकिन जब बूचा में नरसंहार हुआ था तो हमने इसकी कड़ी भर्त्सना की थी। तो भारत बहुत ही एक अनबायस्ड रुख के साथ इस युद्ध में इस बात को कहता आया कि ये संहार बंद होना चाहिए, ये युद्ध बंद होना चाहिए। और अब सीधे सीधे लीडर टू लीडर, ये सीधे सीधे डिप्लोमेटिक टेबल पर बात हो रही है। पुतिन के साथ ये बात हो गई। पोलैंड होते हुए वो देश जो इस युद्ध में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, नाटो का मेंबर कंट्री होने की वजह से, जिसके जरिए सारी रसद और तमाम जो सहायता है वो नाटो के देश यूक्रेन को पहुंचा रहे हैं। पोलैंड होते हुए माननीय प्रधानमंत्री जेलेंस्की के सामने यूक्रेन में पहुंचे हैं और वहां वे महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित करके और अब ये बात कह रहे हैं कि शांति से हर युद्ध का, हर समस्या का समाधान खोजा जा सकता है, संवाद किया जाए और कूटनीतिक टेबल पर चीजों को लेकर के आया जाए। तो ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। यहाँ से देखते हैं कि जेलेंस्की का हमें उत्तर किस प्रकार से मिलता है, उससे और हमें समझने में सहायता होगी कि आगे भारत एक मध्यस्थ के रूप में अब ऑफिशियली क्या कर सकता है या क्या करने वाला है। निश्चित तौर पर राष्ट्रपति जेलेंस्की की तरफ से जो रिएक्शन होगा वो भी देखना दिलचस्प होगा, लेकिन जिस तरह से जिस संवेदना की आप बात कर रही हैं प्रधानमंत्री ने जो दिखाई और उनके स्टेटमेंट से, उनकी भाव भंगिमा से प्रोफेसर जोशी वो झलक रहा था। आपने भी उसको जाना समझा होगा। उन्होंने कहा कि युद्ध की सबसे बड़ी जो त्रासदी है, जिसको जो मार है युद्ध की, वो सबसे पहले बच्चे झेलते हैं और जो बच्चों की त्रासदी को वो आंखों से देख करके आए थे। और उन्होंने कहा कि ये युद्ध निश्चित तौर पर बंद होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो संबंधों का जो विकृत काल है, ये जो दरअसल ये जो समय का विकृत काल है, उसने भी हमारे संबंधों पर कोई असर नहीं डाल सका है। किस तरह से आप देखती हैं कि ऐसे संवेदनशीलता के साथ में जब इस मैटर को डील करने की कोशिश की जा रही है, कितना इसमें आप देखती हैं आगे, जिसको कहते हैं कि रोड अहेड या वे अहेड, कैसे देखती हैं इसको? मनुष्य की जो संवेदना है ना, वो संवेदना ही बाय द एंड ऑफ द डे इस पूरे विश्व को आगे लेकर के जा रही है और मनुष्य को मनुष्य बनाती है। तो शक्ति की परिभाषा के परे, वैश्विक राजनीति के परे, आपसी राजनीति के परे, जो राष्ट्रीय उद्देश्य होते हैं उसके परे, आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने बहुत बड़ी बात कही कि जो युद्ध के पहले विक्टिम है वो बच्चे विश्व का भविष्य हैं। और यूक्रेन आज की तारीख में बर्बाद हो चुका है, क्योंकि यूक्रेन वो बैटल ग्राउंड है जहां पर ये युद्ध लड़ा जा रहा है। और ये जो अपने सामने विजुअल्स देख रही हूँ, जो ये भीम बड़ा ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट भारत का रहा। यूक्रेन को जो हमने ये मोबाइल हॉस्पिटल की सुविधा भेंट की है, ताकि इस प्रकार के संकट के क्षण में यूक्रेन की सहायता हो सके। तो जो भारत का दर्शन है, जो हमारा नॉलेज सिस्टम है, हमारी ज्ञान परंपरा है, उसको मैं आज वैश्विक राजनीति से, अंतरराष्ट्रीय संबंध से जोड़ के संवेदना के स्तर पर यदि एक श्लोक के रूप में अभिव्यक्त करना चाहूं, तो जो हम कल्याण मंत्र पढ़ते हैं, जीवने यावदादानम स्यात् प्रदानम ततोधिकम इत्येषां प्रार्थनास्माकं भगवन परिपूर्यता। यानी सिर्फ अपनी ही आवश्यकताओं को नहीं, इस समाज के लिए मैं कितना अधिकाधिक कर सकूं, हे प्रभु मेरी इच्छा को, इस इच्छा को पूर्ण करना, मुझे इतना देना। और आज भारत मुझे यही करता हुआ नजर आ रहा है अंतरराष्ट्रीय राजनीति के पटल पर। तो जो हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, वो देखिए वो यहाँ पर हमारे माननीय मोदी जी करते हुए नजर आ रहे हैं। जेलेंस्की को उन्होंने गले लगाया। ये इतना महत्वपूर्ण जो ये पूरा एक मोबाइल हॉस्पिटल का सिस्टम है, एक सौगात के रूप में हमने आज यूक्रेन को दिया। हमने अलग अलग महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए और हम यूक्रेन की हाल फिलहाल की उस आवश्यकता को समझ रहे हैं और वहां हम यूक्रेन के साथ खड़े हैं। यूक्रेन ये समझ रहा है कि हम रशिया के कितने अच्छे मित्र हैं, लेकिन इस बात का सम्मान कर रहा है कि इससे भारत और यूक्रेन की मैत्री पर कोई असर नहीं देखने को मिला है। जी, जब 9 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस का दौरा किया था, राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की थी, उसके बाद से कहीं जिसको कहते हैं कि एक शक शुबा के बादल शायद यूक्रेन में लोगों के मन में रहा होगा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे ने उस बादल को भी ज़रूर छांटा होगा, वो बादल ज़रूर छटे होंगे। और उसके साथ ही साथ जिस तरह से प्रधानमंत्री के आज स्टेटमेंट्स रहे, और ये तो बात वो बार बार कहते रहे कि हम बुद्ध का देश
देश हैं, हम युद्ध का संदेश नहीं देते हैं। आज भी उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी और बुद्ध की धरती से हैं। उन्होंने एक बात और भी कही कि हम सिर्फ 140 करोड़ भारतीयों की तरफ से नहीं बल्कि ग्लोबल साउथ की तरफ से भी ये चाहते हैं कि ये युद्ध बंद हो, ये शांति का काल है। कैसे इसको देखती हैं? बिल्कुल, G20 जैसे शक्तिशाली मंचों का भी लोकतांत्रिकरण करके हमने वहां ग्लोबल साउथ की आवाज बुलंद की और ग्लोबल साउथ की एक मुखर आवाज के रूप में भारत पिछले कुछ वर्षों में वैश्विक राजनीति के पटल पर उभरा है। ग्लोबल साउथ के वो विकासशील देश, वो अविकसित देश जिनको द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्वतंत्रता मिली और जिनको आगे बढ़ने में कई कठिनाइयों का अनुभव करना पड़ा, जिनको नेतृत्व की भूमिका बहुत मुश्किल से मिली। कई राष्ट्र ऐसे हैं जो आज भी विकास की दौड़ में, फंडिंग की दृष्टि से देखें, नेतृत्व की दृष्टि से देखें, वैश्विक राजनीति में बहुत पीछे हैं। उनकी एक मुखर आवाज बनके भारत उभरा है और उसी दृष्टि से माननीय प्रधानमंत्री के इस संदेश में भी एक बहुत गूढ़ अर्थ छुपा हुआ था वैश्विक राजनीति के की दृष्टि से, कि किसी भी पश्चिम का खेमा या पूर्व का खेमा या विचारधारा की दृष्टि पर इस विश्व को ना बांटते हुए उन्होंने विकास की दृष्टि से इस विश्व को ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ की दृष्टि से उन्होंने अपनी बात रखी कि ग्लोबल साउथ के जो देश हैं, जो विकासशील देश हैं, जो अविकसित देश हैं, जिन्होंने बहुत समय तक इन युद्धों का खामियाजा भुगता है, उन देशों की आवाज बनकर हमारे माननीय प्रधानमंत्री इस संदेश को पुतिन के सामने भी रख रहे हैं, जेलेंस्की के सामने भी रख रहे हैं कि अब बहुत हो चुका, इस युद्ध के परिणाम बहुत गंभीर रहे हैं, न सिर्फ इन दोनों देशों को बल्कि पूरे विश्व को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है, आगे आने वाली पीढ़ियों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसलिए कम से कम अब विकास की ओर ध्यान देते हुए इस युद्ध का अंत किया जाए और आगे बढ़ा जाए। जी, आप अक्सर देखती होंगी प्रोफेसर जोशी की तमाम जो देशों के नेता हैं, या हम पहले भी देखते रहे हैं कि तमाम देशों के नेता ख़ास तौर पर जब वो हिंदुस्तान आते थे तो कोई स्टेटमेंट देते थे, पाकिस्तान जाते थे तो कोई स्टेटमेंट देते थे। किसी एक दौर की ज़माने की बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर, आपने देखा कि उन्होंने कहा कि संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान किए जाने का समर्थन करते हैं, और इस बात को उन्होंने रूस में भी आंखों में आंख डालकर वहां पर भी इस बात को कहा था। जो बात वो यूक्रेन में कह रहे हैं वही बात उन्होंने रूस में भी कही थी, और उसी कन्विक्शन के साथ वो यूक्रेन में भी इस बात को कह रहे हैं। कैसे देखते हैं इसको? निश्चित तौर पर ये भारत की जो विदेश नीति है, ये सिद्धांत परक हमारी विदेश नीति है, विचलित नहीं होती। कोई यदि तत्कालीन किसी प्रकार के ऐसे क्षण आए तब भी हम अपने सिद्धांतों को, हमारे जो फाउंडेशन स्टोन्स है हमारी विदेश नीति के, उनको ध्यान में रखते हुए ही हम किसी भी प्रकार के फैसले लेते हैं। और अपनी क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना, किसी राष्ट्र की सीमाओं को सम्मान करना, संप्रभुता का सम्मान करना, क्योंकि राजनीति विज्ञान में जब हम किसी भी राज्य को परिभाषित करते हैं तो संप्रभुता उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है। उसके संप्रभुता के बिना कोई राज्य नहीं। तो भारत इस संप्रभुता का, और अब साथ ही साथ किसी भी देश की जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, उसके जो निर्णय लिए जाने की उसकी स्वतंत्रता है, उसका वो सम्मान करता है। तो हम अपने लिए भी, दूसरे देशों के लिए भी इस बात को कहते हैं कि हमें इस संप्रभुता का, साथ ही साथ क्षेत्रीय अखंडता का भी सम्मान करना बहुत आवश्यक है। और जब ये बात हम अपने व्यवहार में ले आते हैं तो निश्चित तौर पर फिर जो बातचीत है उसके माध्यम से ही किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व किया जा सकता है। और इसके माध्यम से अलग अलग जो समस्याएं हैं, कई देशों के बीच में जो है वो बॉर्डर्स को लेकर के समस्याएं हैं, कई टेरिटरीज को लेकर के कुछ समस्याएं हैं, उनका हम समाधान खोज सकते हैं। जी, निश्चित तौर पर। तो प्रधानमंत्री ने शांति का जो संदेश दिया और अपनी वार्ता के दौरान क्या कुछ उन्होंने कहा, एक बार आइए हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि शांति को लेकर के उन्होंने क्या कुछ कहा। हमारी पहली भूमिका रही है मानवीय दृष्टिकोण की। ऐसे संकट की घड़ी में बहुत सारी रिक्वायरमेंट रहती है, जिन रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए भारत ने हो सका उतना एक मानवीय दृष्टिकोण को केंद्र में रखते हुए पूरा करने का प्रयास किया है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मानवीय दृष्टिकोण से भी जिस प्रकार की मदद की आवश्यकता होगी, भारत हमेशा हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा
और 2 कदम आगे चलेगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दो तरह से इस संकट की घड़ी में यूक्रेन के साथ में या इस युद्धग्रस्त क्षेत्र में भारत अपने आप को पक्षकार मानता है। उन्होंने कहा कि पहला मानवीय दृष्टिकोण और दूसरा युद्ध से दूर रहना। तो जो पहले मानवीय दृष्टिकोण की बात कही, उस पर बात करते हैं। हमारे साथ प्रोफेसर अंशु जोशी बनी हुई हैं इस पूरी वार्ता में। प्रोफेसर अंशु जोशी, उन्होंने कहा कि दो तरह से, दरअसल उन्होंने कहा कि एक तो मानवीय दृष्टिकोण से, जिसकी अभी जो संवाद हमने आपको सुनवाया अपने दर्शकों को, उन्होंने कहा कि मानवीय दृष्टिकोण से आपके साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ ये भी विश्वास दिलाया कि 140 करोड़ भारतीयों की तरफ से हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम आपके साथ अभी भी हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। बिल्कुल, ये जो मानवीय दृष्टिकोण है, यही फिर जो दो राष्ट्रों के बीच वो जो एक मैत्रीपूर्ण संबंधों से जो यात्रा आगे बढ़ते हुए एक बहुत ही विश्वासपूर्ण, बहुत ही इस प्रकार के संबंध जो फिर पार्टनरशिप की ओर जाते हैं, वो यहीं से इवॉल्व होते हैं। क्योंकि मानवीय संवेदनाओं का होना बहुत आवश्यक है। जो सरकारें हैं वो लोगों के माध्यम से लोगों के लिए बनी हुई होती हैं। जो ये तमाम लीडर्स हैं, ये लोगों के लिए हैं, जो किसी देश को बनाते हैं, सरकार को बनाते हैं। तो इन लोगों के अच्छे में बुरे में जो मानव है उसका कल्याण हो, इस भावना को भारत बहुत अच्छे से समझता आया है। और इसीलिए चाहे हमारी आप अंतरराष्ट्रीय नीति को देखें, हम अपनी विदेश नीति को देखें, या हम अपनी यदि आंतरिक राजनीति को देखें, तो हम बहुत, यदि अपने इतिहास में भी झांक करके देखें और अपने उस समय के जो हमारे पॉलिटिकल थिंकर्स थे उनको अगर हम देखें, कोट करें, उनकी पुस्तकों को पढ़ें, तो हमें ये समझ में आता है कि इस मानवीय संवेदना का स्थान भारत में किसी भी प्रकार की राजनीति में एक बहुत आला दर्जे का जो स्थान हम कह सकते हैं वो है। और इसी बात को आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने यूक्रेन में भी सामने रखा। जिस प्रकार की सहायता की पेशकश हमने यूक्रेन को की है, वो इसी मानवीय संवेदना के दृष्टिकोण से की है। क्योंकि सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना या युद्ध में सहायता करने की बात करना, तो फिर वही बात है कि हम आग में और घी डालने की बात कर रहे हैं। हम शांतिपूर्ण समाधान की बात कर रहे हैं। हम यूक्रेन में रह रहे रहवासियों के जीवन को बेहतर बनाने की बात कर रहे हैं। हम जो यूक्रेन बर्बाद हो गया है उसका किस प्रकार से अब इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो, हम उसके लिए ह्यूमैनिटेरियन एड प्रदान करने की बात कर रहे हैं। यूक्रेन की जो कृषि बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है, अब उसको आगे हम कैसे सुधार सकते हैं, आगे कैसे ले जा सकते हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। हाल फिलहाल यूक्रेन को यदि हम देखें तो हेल्थ केयर की दृष्टि से बड़ी सहायता की आवश्यकता है। हम वहां किस प्रकार से एक मित्र के रूप में, एक भाई के रूप में सहायता कर सकते हैं, हम ये सारी बातें कर रहे हैं। और ये तमाम बातें जो हैं ये संवेदना परक है। इसमें एक मानवीय दृष्टिकोण है, इसमें कैसे मनुष्य का भला हो, विकास हो, ये कहीं ना कहीं एक दर्शन छिपा हुआ है। तो निश्चित तौर पर आज गागर में सागर भरने का काम हमारे प्रधानमंत्री ने किया है। और जैसे कि मैंने कहा, इस वक्तव्य का मैं इंतजार कर रही थी कि ऑफिशियली हमारे प्रधानमंत्री की तरफ से ये पेशकश आए कि वे एक मध्यस्थ की भूमिका को निभाने के लिए तत्पर हैं, तैयार हैं। आज उन्होंने इसकी घोषणा की है। इसमें भी कहीं ना कहीं मानवीय संवेदना और मानवता का कल्याण हो, ये दर्शन निहित है। जी, किस तरह से आप देखती हैं जो दूसरा स्टेटमेंट उनका रहा कि हम युद्ध से दूर हैं लेकिन तटस्थ नहीं हैं, और इसको भी समझने की ज़रूरत है कि शांति के पक्षधर हैं और शांति स्थापित करने के लिए आपने जिस तरह से कहा कि उन्होंने एक मध्यस्थ की भूमिका निभाने की बात कही, कैसे देखेंगे इसको? युद्ध से दूर हैं लेकिन तटस्थ नहीं है। तो ये वही बात है कि जब भारत शांति सेना की बात करता है कि सेना तो है लेकिन उसका जो उद्देश्य है वो शांति बनाए रखना, शांति सेना। तो उसी प्रकार से आज जो माननीय प्रधानमंत्री ने ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि हम युद्ध को देख रहे हैं, साक्षी भाव से देख रहे हैं। कुछ कूटनीति की के कुछ जो नीतियां होती हैं, कुछ हमारी अपनी जो मर्यादाएं हैं क्षेत्रीय अखंडता को या संप्रभुता का सम्मान करने की दृष्टि से, तो हम एक साक्षी भाव से उसको देख रहे हैं। लेकिन एक राष्ट्र के रूप में, ग्लोबल साउथ की आवाज के रूप में, एक ऐसे देश के रूप में जो किसी खेमे का हिस्सा नहीं है, हम तटस्थ नहीं रह सकते। तो इसके पीछे क्या अर्थ है? हम चाहते हैं कि इस युद्ध का अंत हो जाए। तो अब इसीलिए एक मध्यस्थ भाव से हम दोनों ही जो
पार्टियां हैं, दोनों ही जो पक्ष हैं इसमें, हम उनको समान संदेश दे रहे हैं कि आप आइए, आप बातचीत कीजिए, हम मध्यस्थता करने के लिए तैयार हैं, इस युद्ध का अंत कीजिए। अब तक जो विनाश हो चुका वो हो चुका, कम से कम अब यहाँ से हम शांति की राह पकड़ें। और महात्मा गांधी को हम सामने रखते हुए, उनके दर्शन को सामने रखते हुए इस बात को कह रहे हैं कि साक्षी भाव से देख रहे हैं, लेकिन तटस्थ नहीं, मध्यस्थ भाव से अब इस युद्ध का अंत कराना चाहते हैं। तो आप आइए और हमारे साथ बैठकर बात कीजिए। जी, मौजूदा समय में शायद कम ही ऐसे वैश्विक नेता हैं प्रोफेसर जोशी जिनका मॉस्को और कीव में दोनों जगह भव्य स्वागत होता हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनमें से एक हैं। जिस तरह से मध्यस्थता की पेशकश प्रधानमंत्री ने की है, इसके किस तरह से वैश्विक स्तर पर इसके परिणाम आप देखती हैं, क्या रिएक्शंस आप देख रही हैं, और फिलहाल आगे का इस पर किस तरह से देखती हैं? फिलहाल हम आपको प्रोफेसर जोशी, यहाँ हम आपको एक सेकंड के लिए रोकना चाहेंगे। कुछ हम साउंड बाइट्स प्रधानमंत्री की सुनाना चाहेंगे। प्रधानमंत्री ने जो कहा, जिस बात पर अभी आप रिटरेट करती रही कि हम युद्ध से दूर हैं लेकिन तटस्थ नहीं है, प्रधानमंत्री का वो वक्तव्य एक बार हम फिर अपने दर्शकों को सुनवाना चाहते हैं। हमने जो दूसरा मार्ग चुना, वो दूसरा मार्ग है युद्ध से दूर रहने का। हम बहुत ही कन्विक्शन के साथ युद्ध से दूर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम तटस्थ थे, हम न्यूट्रल नहीं थे। हम पहले दिन से ही पक्षकार रहे हैं और हमारा पक्ष है शांति का। जी, एक बार वापस लौटते हैं प्रोफेसर अंशु जोशी की तरफ। और प्रोफेसर अंशु जोशी, जिस तरह से आपने अभी इस बात को बहुत विस्तार से बताया कि हम प्रधानमंत्री ने कहा कि युद्ध से दूर है लेकिन तटस्थ नहीं है, और इसके क्या मायने हैं, शांति के पक्षधर हैं, किस तरह से उन्होंने कहा। जब हम ये कहते हैं कि मौजूदा समय में शायद बहुत ही कम वैश्विक नेता ऐसे होंगे जिनका कीव में और मॉस्को में दोनों जगहों पर ही भव्य तरीके से स्वागत किया जाए, और तब जब प्रधानमंत्री मोदी एक बार ऑफिशियल तरीके से, जैसा कि आपने कहा कि ऑफिशियली हैज अनाउंस्ड कि वो मध्यस्थता करने के लिए तैयार है, क्या रिएक्शंस आप इस पर देखती हैं? क्या दुनिया के जो देश हैं वो उसको कैसे देख रहे हैं, और इस पर रोड अहेड आप, क्योंकि इसमें दोनों ही पक्षों को भी तैयार होना चाहिए कि आप मध्यस्थ बने हमारे यहाँ। मैं इसमें और देश जोड़ दूं जो इन तमाम कॉन्फ्लिक्ट्स में अलग अलग खेमों में बटा हुआ होने के बावजूद, और ये जानते हुए कि रशिया भारत के किस प्रकार के संबंध हैं, जब मोदी जी वहां जाते हैं तो भव्य स्वागत होता है। वो देश अमेरिका है जी। तो ये जो दो खेमे हैं, बटे हुए हैं, अलग अलग प्रकार से अलग अलग विश्व के कोनों में कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। अब देखिए इंडो पैसिफिक थिएटर में एक अलग प्रकार का हम सिनेरियो देख रहे हैं। इजराइल हमास युद्ध एक अलग ही, हर दिन कुछ ना कुछ इंटेंसिफाई होता है और वहां कुछ अलग ही चल रहा होता है। रशिया यूक्रेन युद्ध का अंत नहीं हो रहा। हम यदि इधर रशिया यूक्रेन की ओर आते हैं तो अमेरिका की भूमिका हम सभी जानते हैं इस युद्ध में, और अब अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस का बिल्कुल आखिरी राउंड चल रहा है, हम सभी जान रहे हैं। वहां पर भी जो राष्ट्रीय राजनीति है उसमें बहुत ही अचरज भरे परिवर्तन हर दिन होते रहते हैं। हमने देखा कि कैसे बाइडेन प्रेसिडेंशियल रेस से बाहर निकल गए, कमला हैरिस अब वहां पर जो है डेमोक्रेट्स की तरफ से नॉमिनी होगी और ट्रंप है इस रेस में, तो वहां वो अपनी एक आंतरिक राजनीति में लगे हुए हैं। ट्रंप की ओर से इस प्रकार के बयान भी आए कि यदि वो राष्ट्रपति होते तो ये युद्ध नहीं चल पाता या नहीं होता। फिर यदि हम देखें नाटो की ओर, तो नाटो में भी अलग अलग खेमे बन गए हैं। कई देश ऐसे हैं जो अब आर्थिक संकट झेल रहे हैं क्योंकि उन्होंने नाटो की वजह से, अमेरिका की वजह से जो यूक्रेन की अब तक सहायता की है, उसकी वजह से अब वहां पर बड़ा आर्थिक संकट पैदा हो गया यूरोप के कई देशों में। और फिर हम रशिया की ओर आए तो रशिया भी संकट से अछूता नहीं रहा है। यूक्रेन की स्थिति हम सभी जान रहे हैं। एशिया की तरफ आए तो हम सभी जानते हैं श्रीलंका को किस प्रकार के संकटों का सामना करना पड़ा, मालदीव्स में क्या हुआ, अभी बांग्लादेश में क्या हुआ, पाकिस्तान की क्या स्थिति हम सभी देख रहे हैं। तो हाल फिलहाल वैश्विक स्तर पर जब देखते हैं ना, तो अलग अलग छोटे बड़े ये ऐसे जो गंभीर कुछ थोड़े से मतलब ऐसे संकट जो सॉल्व हो सकते हैं, तरह तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। और इन सब के बीच जब भारत मध्यस्थता की पेशकश करता है कि कम से कम एक ये रशिया यूक्रेन युद्ध का तो अंत हो, तो पूरा विश्व जो है आशा भरी दृष्टि से हाल फिलहाल इस यात्रा को देख रहा है मोदी जी की, क्योंकि ये अधिकतर जो देश हैं
भले ही अलग अलग खेमों में बटे हुए हों, लेकिन उनके लिए भारत अब एक विश्व बंधु के रूप में, एक विश्व मित्र के रूप में सामने खड़ा है। तो मुझे लगता है कि ये तमाम देश, और इसमें अमेरिका को भी मैं जोड़ूंगी, ये चाहते होंगे कि ये जो बातचीत है इसके सफल नतीजे निकले, ज़ेलेंस्की इस बात को माने, पुतिन इस बात को माने, और कम से कम यहां से जो है युद्ध के अंत की एक फेज वाइज शुरुआत हो। क्योंकि ये फिर कहूंगी कि ये एक रात में, 2 रात में या 1 हफ्ते में ये होने वाली जो परिणाम हम चाह रहे हैं वो नहीं मिल पाएंगे। तो कम से कम ये फेज वाइज इसकी शुरुआत हो जाए। जी जी जी, निश्चित तौर पर आपने ये बेहद महत्वपूर्ण बात कही। जी, आपने बेहद महत्वपूर्ण बात कही कि ये वार्ता का अगर कहा जाए या बातचीत का जिसको कहना चाहिए कि ये तो अभी शुरुआत है वार्ता का की, एक तरह से पेशकश की गई है और फेज वाइज इसमें इसको देखे जाने की ज़रूरत है। फिलहाल हम इस वक्त की हेडलाइंस आपको, अपने दर्शकों को एक बार फिर से रूबरू करा दें कि क्या है इस घंटे की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से की मुलाकात। यूक्रेन की धरती से भी दिया शांति का संदेश, कहा बातचीत से ही निकलेगा समाधान। संप्रभुता के सम्मान को बताया सर्वोपरि। यूक्रेन ने ग्लोबल पीस समिट में भारत की भूमिका की बताई जरूरत। भारत और यूक्रेन के बीच वार्ता में 4 समझौतों पर हुए दस्तखत। सांस्कृतिक सहयोग, कृषि और खाद्य, मानवीय सहायता के साथ मेडिसिन और ड्रग हुए अहम करार। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर हुई बात। यूक्रेन दौरे पर कीव पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हुआ भव्य स्वागत। राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के साथ युद्ध में शहीद हुए बच्चों के स्मारक पर दी श्रद्धांजलि। यूक्रेन को सौंपा दुनिया का सबसे छोटा पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री क्यूब। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच हुए गठबंधन पर अमित शाह ने बोला हमला, कहा देश की एकता और सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाली कांग्रेस के मंसूबों का हुआ पर्दाफाश। राहुल गांधी से पूछे 10 सवाल। देश में पहले अंतरिक्ष दिवस पर भारत मंडपम में हुआ मुख्य समारोह। राष्ट्रपति ने कहा चंद्रयान की सफलता को समर्पित है ये दिन। अब गगनयान मिशन का है बेसब्री से इंतजार। पीएम मोदी ने कहा आने वाले समय में सरकार लेगी कई और फैसले। पश्चिम बंगाल में रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल जारी, तेज हुई सीबीआई की जांच। डॉक्टर संदीप घोष समेत 4 अन्य डॉक्टरों का होगा पॉलीग्राफ टेस्ट। नेपाल में भीषण सड़क हादसे में गई 14 भारतीयों की जान। तनहुन जिले में नदी में गिरी 40 लोगों से भरी भारतीय यात्री बस। पोखरा से काठमांडू जा रही थी ये बस। और उत्तर प्रदेश में 60,244 पुलिस आरक्षी पदों के लिए आज हुई पहले चरण की परीक्षा। हाई अलर्ट पर पुलिस प्रशासन, किसी भी तरह की गड़बड़ी और धांधली से बचने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। तो एक बार फिर बात करेंगे पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे की, हम चर्चा कर रहे हैं और जिस तरह से हमने अभी देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहाँ पर जो बातचीत की है और जो उनका पहला संवाद रहा है उसमें बिना समय गंवाए रूस यूक्रेन आपस में बातचीत करें। बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री के जो स्टेटमेंट था उसकी बड़ी बातें क्या रही। बिना समय गंवाए रूस और यूक्रेन आपस में बातचीत करें, बातचीत से ही समस्या का समाधान संभव है। प्रधानमंत्री ने कहा कि शांति का संदेश लेकर यूक्रेन आया हूं और 140 करोड़ भारतीयों का संदेश लेकर मैं यूक्रेन आया हूं। हम युद्ध से दूर हैं लेकिन तटस्थ नहीं। प्रधानमंत्री ने एक बेहद बड़ा स्टेटमेंट दिया कि हम युद्ध से दूर हैं लेकिन तटस्थ नहीं हैं। हम 140 करोड़ देशवासियों की ओर से शांति का संदेश लेकर आए हैं।
140 करोड़ भारतीयों की तरफ से शांति का संदेश लेकर आए हैं। संप्रभुता का सम्मान हमारे लिए सर्वोपरि है। क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान हमारे लिए सर्वोपरि है। और इस बात को हमने रूस में भी दोहराया था और इस बात को उन्होंने एक बार फिर से यूक्रेन में भी कहा। समाधान का रास्ता बातचीत से ही निकलता है। बार बार प्रधानमंत्री ने एक बार फिर दोहराया कि समाधान का रास्ता बातचीत से ही निकलता है। डायलॉग और डिप्लोमेसी से ही बातचीत का रास्ता निकलेगा। संवाद और कूटनीति से ही बातचीत का रास्ता निकलेगा। दोनों पक्षों को साथ बैठकर बातचीत कर संकट की घड़ी से बाहर निकलना चाहिए। ये प्रधानमंत्री ने फिर से एक बार इस बात पर जोर डाला। कहा दोनों पक्षों को साथ बैठकर बातचीत कर संकट की घड़ी से बाहर निकलना चाहिए। और एक और बड़ी बात प्रधानमंत्री ने कही कि अगर बातचीत में मेरी जरूरत हुई तो मैं वार्ता में शामिल होने के लिए तैयार हूं। अगर बातचीत में मेरी जरूरत हुई तो मैं वार्ता में शामिल होने के लिए तैयार हूं। तो ऑफिशियली प्रधानमंत्री ने एक तरह से इस बात का अनाउंस किया कि अगर बातचीत में मेरी जरूरत हुई तो मैं वार्ता में शामिल होने के लिए तैयार हूं। मध्यस्थ की भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और उन्होंने कहा कि बिना समय गंवाए रूस और यूक्रेन आपस में बातचीत करें, वार्ता की मेज पर आएं और वार्ता की मेज पर आकर डायलॉग और डिप्लोमेसी के जरिए ही इस पूरे बातचीत का जो है, इस पूरे शांति का मामले का शांतिपूर्वक तरीके से हल निकाला जा सकता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत भगवान बुद्ध की धरती, महात्मा गांधी की धरती है और हम सिर्फ शांति के पक्ष में हैं। पीएम मोदी ने कहा कि भारत हमेशा से शांति का पक्षकार रहा है। एक्सेलेंसी, हमने जो दूसरा मार्ग चुना वो दूसरा मार्ग है युद्ध से दूर रहने का। हम बहुत ही कन्विक्शन के साथ युद्ध से दूर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम तटस्थ थे, हम न्यूट्रल नहीं थे। हम पहले दिन से ही पक्षकार रहे हैं और हमारा पक्ष है शांति का। हम बुद्ध की धरती से आते हैं जहां युद्ध को कोई स्थान नहीं होता है। हम महात्मा गांधी की धरती से आते हैं जिसने पूरे विश्व को शांति का संदेश दिया है। और प्रधानमंत्री ने भारत और यूक्रेन के संबंधों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि तनावपूर्ण माहौल में दोनों देशों के संबंधों में हो रही प्रगति संबंधों की परिपक्वता को दर्शाती है। हमारे द्विपक्षीय संबंधों में ऐसी विपरीत कालखंड में भी प्रगति हो रही है और मैं कह सकता हूं कि ऐसे तनावपूर्ण वातावरण में ये प्रगति हम दोनों देशों की मैच्योरिटी को प्रतिबिंबित करती है। और पीएम ने कहा कि भारत का मानवीय दृष्टिकोण रहा है जिसके आधार पर वो हर संभव मदद के लिए तैयार है। हमारी पहली भूमिका रही है मानवीय दृष्टिकोण की। ऐसे संकट की घड़ी में बहुत सारी रिक्वायरमेंट रहती है, जिन रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए भारत ने हो सका उतना एक मानवीय दृष्टिकोण को केंद्र में रखते हुए पूरा करने का प्रयास किया है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मानवीय दृष्टिकोण से भी जिस प्रकार की मदद की आवश्यकता होगी, भारत हमेशा हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा और 2 कदम आगे चलेगा। और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कीव यात्रा को एक ऐतिहासिक मील का पत्थर बताया। उन्होंने कहा कि 1992 में भारत और यूक्रेन का राजनयिक संबंधों की स्थापना के बाद से ये पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यात्रा है। दोनों देशों के बीच हुई वार्ता की जानकारी देते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि वार्ता काफी सार्थक रही। उन्होंने कहा कि यूक्रेन ग्लोबल पीस समिट में भारत की भागीदारी चाहता है। Sort of sum up their position as saying that they clearly wanted a continued involvement of India with the Global Peace Summit. There was also a discussion about what could be effective ways
of taking these discussions forward, not necessarily within the format of the summit. There are obviously multiple possibilities here and multiple views about those possibilities. So what I can say is that it was a very detailed, a very open, in many ways a very constructive discussion. और विदेश मंत्री ने कहा कि भारत ने जोर देते हुए कहा है कि संघर्ष से समस्या का निदान नहीं निकलेगा। दोनों पक्षों को आपस में सकारात्मक वार्ता पर जोर देना चाहिए। Most recently, he emphasized that the solution will not come out of the battlefield. And obviously, we find the civilian and humanitarian toll of this conflict particularly distressing. It's also India's view that the two sides need to engage each other to find a solution. और विदेश मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री ने दोनों पक्षों को समाधान खोजने के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते रहने की बात कही है। उन्होंने कहा कि इससे भारत हर तरीके से सहयोग करने के लिए इसमें तैयार है। Prime Minister reiterated the need for sincere and practical engagement between all stakeholders to develop innovative solutions that will have broad acceptability and contribute towards early restoration of peace. He reiterated India's willingness to contribute in all possible ways to facilitate an early return of peace. और प्रधानमंत्री के कीव पहुंचने के दौरान भारत की ओर से यूक्रेन को पोर्टेबल हॉस्पिटल भेंट किए गए। आपात स्थिति में इन्हें आसानी से कहीं भी स्थापित किया जा सकता है। ये प्राथमिक चिकित्सा से लेकर सर्जरी तक की सुविधाओं से लैस हैं। और आइए आपको अब बताते हैं कि भारत द्वारा निर्मित दुनिया का सबसे छोटा और पोर्टेबल इमरजेंसी अस्पताल आरोग्य मैत्री क्यूब आखिर है क्या और क्या इसकी विशेषता है, कैसे यह काम करेगा। क्या आपने सोचा है कि 72 खानों की माचिस की डिबिया जैसे दिखने वाले इस क्यूब से पूरा अस्पताल बन सकता है? जी हां, यह है भारत द्वारा निर्मित दुनिया का सबसे छोटा और पोर्टेबल इमरजेंसी अस्पताल, जो पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से बना है। आरोग्य मैत्री क्यूब नाम का ये एक ऐसा अस्पताल है जो 36 चौकोर खानों में बंद है। ये इतना छोटा है कि इसे कहीं भी एयरलिफ्ट करके ले जाया जा सकता है। यहाँ तक कि इसे साइकिल के अलावा इंसान और ड्रोन भी आपदा वाले स्थान तक ले जा सकते हैं। किसी भी आपदा की स्थिति में इसे घटनास्थल पर ही 10 से 50 मिनट के भीतर अस्पताल के रूप में तैयार किया जा सकता है। इस पोर्टेबल इमरजेंसी अस्पताल में ICU, OPD, ऑपरेशन थिएटर, बेड्स, दवाएं और खाने का सामान भी मौजूद है। इस अस्पताल के जरिए 200 लोगों का इलाज किया जा सकता है और 100 मरीजों को 48 घंटे तक बेड्स पर रखा जा सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा हम जानें बचाना चाहते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा हमारा मोटिव है एवरी लाइफ मैटर्स। हर एक जान बहुत कीमती है और हमारी ज़्यादा से ज़्यादा जानें शुरू के 1 घंटे में चली जाती हैं, जिसे हम गोल्डन आवर बोलते हैं। होता क्या है कि अगर कुछ भी हुआ है, वॉर सिचुएशन है, नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं, फ्लड है, अर्थक्वेक है, कोई रेलवे एक्सीडेंट हुआ है, कोई नॉर्मल रोड साइड एक्सीडेंट हुआ है, तो राइट टाइम पे पेशेंट हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाता है। तो हमने क्या किया है कि हम हॉस्पिटल को ही पेशेंट तक पहुंचा दें। खास बात यह है कि इस अस्पताल को पूरी तरह से सोलर एनर्जी और बैटरी की मदद से चलाया जा सकता है। टेस्ट करने की लैब, वेंटिलेटर, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड मशीन जैसे उपकरण से लैस इस अस्पताल में वो सब कुछ है जो किसी आधुनिक अस्पताल में होने चाहिए। फिर चाहे फ्रैक्चर, हेड इंजरी, ब्लीडिंग या सांस की समस्या हो या एंटीबायोटिक और पेन किलर दवाओं की जरूरत, इस अस्पताल में सब कुछ मौजूद है। ये एयरक्राफ्ट्स में अंदर डाल के भी कैरी हो सकते हैं, हेलीकॉप्टर से विंच किए जा सकते हैं। इंडिविजुअल मिनी क्यूब्स को इंसान कैरी कर सकता है अपने कंधे पे डाल के।
ड्रोन से कैरी किए जा सकते हैं, हम ट्रॉली प्रोवाइड कर रहे हैं, उसमें लेके भी घसीट के जा सकते हैं। ये हमने यूज़र फ्रेंडली बनाया है। ये नंबरिंग इसीलिए है, और आप देखेंगे स्टिकरिंग भी करी गई है। स्टिकर्स पे इंपॉर्टेंटली नाम लिखा है, नंबर लिखा है, नंबर ऑफ आइटम्स की क्वांटिटी क्या है और क्या किट है उसके अंदर, तो ये बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली बन जाता है। पोर्टेबल इमरजेंसी अस्पताल के हर बॉक्स पर एक QR कोड है, जिसे स्कैन करते ही ये पता किया जा सकता है कि किस बॉक्स में किस बीमारी की दवाएं हैं और उनकी एक्सपायरी डेट क्या है। इसके अलावा इन पर RFID टैग भी है, जो बिना इंटरनेट काम कर सकता है। किस क्यूब में क्या बंद है ये ऊपर लिखा तो है, लेकिन अगर जानकारी पढ़ी ना जा सके तो RFID से स्कैन करके भी 1 मिनट में पता किया जा सकता है। यह अस्पताल ऐसे डिजाइन किया गया है कि कोई डॉक्टर या पैरामेडिकल स्टाफ भी इसे तैयार कर सकता है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर रक्षा मंत्रालय ने स्वास्थ्य मंत्रालय के सहयोग से अस्पताल को तैयार किया है। 2.5 करोड़ रुपए की लागत वाले अस्पताल को महज साल भर के भीतर ही तैयार किया गया है। आरोग्य मैत्री के तहत भारत ने अपने 2 पड़ोसियों श्रीलंका और म्यांमार को ये अस्पताल गिफ्ट भी किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो। भारत में सालाना हजारों लोग हाथी पांव नाम की बीमारी की चपेट में आकर जीवन भर के लिए अपाहिज हो जाते हैं। हाथी पांव एक मच्छर के काटने से फैलता है। हाथी पांव का कोई इलाज नहीं है। साल में सिर्फ एक बार सरकार द्वारा दी हुई मुफ्त दवाएं खाएं और इस बीमारी से अपने आप को और अपने परिवार को बचाएं। 10 अगस्त को हाथी पांव से बचाव की दवा अवश्य खाएं। अपने आप को और अपने परिवार को इस दर्दनाक बीमारी से बचाएं। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और हम बातचीत कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूक्रेन दौरे की। यूक्रेन और भारत के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई और वार्ता के दौरान कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कीव की ऐतिहासिक यात्रा पर यूक्रेन के नेता और वहां के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के साथ 2 साल से अधिक समय तक से चल रहे युद्ध को समाप्त करने के समाधान पर जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने ज़ेलेंस्की को गले लगाया और राष्ट्रपति के आधिकारिक निवास मिरिन्स्की पैलेस में अतिथि पुस्तिका पर हस्ताक्षर भी किए। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यूक्रेन यात्रा है। और प्रधानमंत्री मोदी ने कीव में युद्ध में मारे गए बच्चों की याद में बने एक स्मारक का दौरा किया। वहां यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के साथ उन्होंने श्रद्धांजलि दी। इससे पहले कीव स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर प्रधानमंत्री ने पुष्पांजलि अर्पित की। तो प्रधानमंत्री मोदी ने कीव में ओएसिस ऑफ पीस पर प्रधानमंत्री मोदी ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। भारत में सालाना हजारों लोग हाथी पांव नाम की बीमारी की चपेट में आकर जीवन भर के लिए अपाहिज हो जाते हैं। हाथी पांव एक मच्छर के काटने से फैलता है। हाथी पांव का कोई इलाज नहीं है। साल में सिर्फ एक बार सरकार द्वारा दी हुई मुफ्त दवाएं खाएं और इस बीमारी से अपने आप को और अपने परिवार को बचाएं। 10 अगस्त को हाथी पांव से बचाव की दवा अवश्य खाएं। अपने आप को और अपने परिवार को इस दर्दनाक बीमारी से बचाएं। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ये डाउट बहुत ही अमेजिंग चीज है, काम आसान कर देती है। अब जिस पे भी डाउट है वो तो ऑटोमेटिकली आउट है।
लेकिन मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेते हुए कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ है पूरी ट्रांसपेरेंसी, 100% भरोसा और सुरक्षा। तभी तो मुथूट फाइनेंस है भरोसा इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे। पोलैंड से वो राजधानी कीव पहुंचे यूक्रेन की यात्रा पर, और पोलैंड से कीव तक की यात्रा उन्होंने ट्रेन से पूरी की। यूक्रेन में एयर स्पेस बंद होने की वजह से सुरक्षा कारणों से ये यात्रा ट्रेन से की गई। तो यूक्रेन में जो एयर स्पेस है वो बंद है, इस वजह से ये यात्रा ट्रेन से की गई। पोलैंड से कीव तक की जो यात्रा है वो ट्रेन से की गई। ये लंबी यात्रा रही, लेकिन सुरक्षा कारणों से ट्रेन से इस यात्रा को अंजाम दिया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कीव पहुंचे इस ट्रेन के जरिए। और यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। Hey girls! Hi! आज तो पार्टी चाहिए। पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया